ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस और नाटो के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। F-16 की वजह से दोनों के बीच हो सकता है युद्ध। रूस पर F-16 से हमला हुआ तो विध्वंसक जवाब देगा रूस। उड़ान भरने वाले एयरफील्ड को ही टारगेट करेगा रूस और जल्द ही पुतिन इस फैसले का करने वाले हैं ऐलान। TV9 को मॉस्को में मौजूद अपने सूत्रों से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। तो देखिए, आज चर्चा का विषय भी यही है। F-16 को लेकर के कहा जा रहा है कि अब जंग और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है, क्योंकि रूस को यह बात कतई पसंद नहीं है कि F-16 यूक्रेन को मिले। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर F-16 यूक्रेन को मिल गया तो वर्ल्ड वॉर 3 का ये न्योता भी हो सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद है और मनीष हमारे सहयोगी भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले जो एक्सक्लूसिव खबर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा को रशियन हाई लेवल सोर्सेज ने दी है और कह सकते हैं कि वॉर शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा खबरों में से एक है, क्योंकि इसके बाद वॉर 2 देशों से निकलकर कई देशों के बीच भी फैल जाएगा। आइए डिटेल में पूरा मामला हम आपको बताते हैं। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। F-16 की एंट्री इज इक्वल टू विश्व युद्ध, यही कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। जहां से F-16 हमले के लिए उड़ान भरेगा वहीं पर होगा अटैक। साथ ही रूसी अथॉरिटी ने इस बारे में कर लिया है फैसला क्या किया है ये भी आपको बता दें। रूस के हाई लेवल सूत्रों ने TV9 को दी है सनसनीखेज जानकारी, और जानकारी ये है कि F-16 को लेकर के भड़के हुए पुतिन। जल्द ही रूस के इस फैसले पर आधिकारिक बयान भी सामने आ सकता है। क्यों है नाटो से टक्कर का खतरा ये भी बता दें। यूक्रेन के एयरफील्ड F-16 की उड़ान के लिए सक्षम नहीं है, और जानकारी ये भी कि ऐसे में किसी पड़ोसी यूरोपीय देश से उड़ान भरेगा F-16, जो कि सीधे सीधे रूस के गुस्से को और ज्यादा भड़का सकता है, क्योंकि इससे पहले भी पुतिन कई बार चेतावनी दे चुके हैं यूरोपीय देशों को। फिलहाल 4 पड़ोसी देशों में मौजूद है F-16 का बेड़ा, और F-16 बेड़े वाले ये 4 देश कौन कौन से ये भी जानिए। ये देश है पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड। कहा जा रहा है कि हो ना हो इन चारों देशों से ही F-16 रूस के खिलाफ उड़ान भर सकता है हमले के लिए। आइए अब आपको मैप के जरिए हम ये भी समझाते और बताते हैं कि जिन 4 देशों से F-16 रूसी सेना पर हमले के लिए उड़ान भर सकता है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन किस तरह की है और किस देश पर सबसे ज्यादा खतरा है। अभी तक हमने 4 देशों के बारे में आपको बताया। अब मैप के जरिए भी हम ये समझाने की कोशिश करेंगे। रूस वर्सेस 4 देश, ये कौन कौन से, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए नीदरलैंड की लोकेशन, लेकिन शुरुआत हम पोलैंड से करते हैं। पोलैंड के रास्ते आपने सुना होगा कि काफी हथियार पश्चिमी देश यूक्रेन तक पहुंचा रहे हैं। पोलैंड से कहा जा रहा है कि F-16 रूस के खिलाफ उड़ान भर सकता है। दूसरा देश कौन सा होगा? दूसरा देश होगा डेनमार्क का। ये 4 देश जो कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ इस जंग में कूद पड़ेंगे अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल F-16 के लिए करने दिया तो। तीसरा देश है नॉर्वे का और चौथा देश है नीदरलैंड का। ये मैप के जरिए हमने आपको लोकेशन समझाई है, जो कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन की बहुत बड़ी मदद करने वाला है F-16 से हमले के लिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पोलैंड ही रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा अभी तक आक्रामक नजर आया है, जिसके बारे में आपको हमने खबरें भी लगातार दिखाई हैं। दूसरा एंगल ये भी कि रूस से पोलैंड पर हमले की आशंका सबसे ज्यादा है, क्योंकि पोलैंड जो है वो सबसे नजदीक बॉर्डर वाला इलाका है। इन्हीं 4 देशों में F-16 का बेड़ा है, जहां से रूसी सेना पर अटैक की संभावना है। बहुत बड़ी ये खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने सहयोगी मनीष झा का, जिन तक ये एक्सक्लूसिव खबर पहुंची है। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। अब जंग का जो रुख है वो रूस वर्सेस 4 देश तक सामने आ गया है, क्योंकि बात अब हो रही है F-16 की। कितनी संभावना है ये चारों देश अपनी धरती का इस्तेमाल यूक्रेन को करने देंगे रूस के खिलाफ F-16 के जरिए? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 11 महीने से अधिक समय तक जो ये जारी जंग है, इसमें एक अनकहा नियम यही था कि रूस किसी नाटो टेरिटरी पर हमला नहीं कर रहा था, और नाटो देश भी यही कहते आए थे कि देखिए, हम हथियार तो दे रहे हैं लेकिन हमारे सैनिक यूक्रेन में मौजूद नहीं हैं, या फिर हम अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ये सारे हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि टैंक तो आ ही रहे हैं, अगले कुछ हफ्ते में F-16 आ जाएंगे।
और इसे लेकर रूस में हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें यह डिस्कशन हुआ कि जब F-16 आएंगे तो चूंकि यूक्रेन की जो ज़्यादातर एयरफील्ड है वो F-16 को फ्लाई करने में सक्षम नहीं है। वैसी स्थिति में संभावना यही है कि पड़ोस के वो देश जहां पर F-16 मौजूद हैं, या फिर फ्रांस और जर्मनी जैसे ऐसे देश जिनके एयरफील्ड F-16 को फ्लाई करने में सक्षम है, उनका नाटो इस्तेमाल करेगा। और वैसी स्थिति में रूस में हाई लेवल पर यह डिसीजन हुआ है कि F-16 जिस एयरफील्ड से उड़ेगा हम उसे टारगेट करेंगे, यानी कि नाटो देश से अगर उड़ेगा तो हम नाटो की जमीन पर हमला करेंगे। राजन कोचर सर, यही सवाल कर रहा हूं कि अब रेड लाइन क्या है भाई? हमने तो जंग शुरू हुई थी, हमें कहा गया कि ये रेड लाइन है, फिर वो रेड लाइन चेंज होती, फिर ये रेड, अब क्या है रेड लाइन? देखिए, अब कौन सी रेड लाइन बची है? अभी एक थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग इस लड़ाई की ज़रूरी है। ये एक प्रॉक्सी वॉर बन चुकी है, और अगर आप बोलें कि नेटो एंड यूएस इज इन द वॉर, वो है इस वॉर में। इट्स अ नोशनल फीलिंग। हमको ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स या उसकी इक्विपमेंट डायरेक्टली इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है। तो इसका एक प्रॉक्सी मतलब आ रहा है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है। यूक्रेन की अलग ये लड़ाई नहीं है, ये नेटो यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। अब ये जो रेड लाइन की आप बात करते हैं, रेड लाइन वो होगी जब ये नेटो कंट्रीज फिजिकली अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में भेजेंगी रशिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। दैट विल बी द रेड लाइन, बिकॉज इस अभी जो ये जो फायदा उठाया जा रहा है अभी जो सिचुएशन तो का, ये जो रेड लाइन, मैं आपसे पूछूंगी पांडे सर, ग्रुप कैप्टन है और F-16 के बारे में और ज़्यादा आप अच्छे से बता पाएंगे कि क्या ये जो रेड लाइन की बात हो रही है, ये एक तरह से यूक्रेन के लिए डिफेंसिव मोड ज़्यादा बढ़ रहा है और रशिया के लिए ऑफेंसिव मोड लगातार और ज़्यादा आक्रामक हो रहा है? देखिए, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि अगर ये F-16 ऑपरेट करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी मैप में दिखाया, हम लोगों ने देखा कि 4 देशों से, और अगर ये वहाँ से उड़ते हैं तो निश्चित रूप से रशिया उन पर अटैक करेगा। तो ये जो रेड लाइन की बात हो रही है, जो एक हमने यूक्रेन की सीमा को सोचा था रेड लाइन होगी, वो आगे बढ़ के इन देशों तक पहुँच सकती है। नंबर 1। नंबर 2, F-16, देखिए उनके पास कितने F-16 आएंगे उसका एग्जैक्ट नंबर अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया है। हालांकि 4 देशों से उम्मीद की जा रही है यहाँ पर आएंगे, लेकिन F-16 जो है 1977 का वर्जन का जहाज, और आज जो है इसमें V वर्जन तक आ गया है, F-16 V तक आ गया है। तो कौन से वर्जन आएंगे, क्या आएंगे, कहना मुश्किल है। प्लस जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो कैसे उनकी पूरी होगी, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है सर, अंशु जी से भी इस बारे में सवाल करेंगे, लेकिन एक अहम खबर के बाद पश्चिमी टैंकों का वीडियो जारी कर ब्रिटेन की चेतावनी। ब्रिटेन ने रूस को टैंकों के जरिए चेतावनी दी है। वीडियो में ब्रिटिश चैलेंजर 2 और जर्मन लेपर्ड टैंक है। फ्रेंच लेक्लॉक और अमेरिकन अब्राम्स टैंक भी इस वीडियो में शामिल है। देखिए, ब्रिटेन खुले तौर पर चिढ़ा रहा है रूस को ऐसे वीडियो जारी करके, और पुतिन सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन असर पश्चिमी देशों पर हो नहीं रहा है। और देखिए, वॉर फ्रंट पर जाती रशियन फोर्स पर यूक्रेनी अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। डोनेस्क में रशियन टैंक पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह। ये तस्वीरें आप देखिए। तो जंग के मैदान से हर रोज ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अंशु मैम, उसी बात पे मैं वापस आता हूं जो राजन सर ने कहा कि फिजिकली जब वहां पर मौजूद होंगे, फिजिकली ऑफिशियली क्या मौजूद नहीं है? अगर मैं ये कहूं तो क्या ये जो टैंक्स जा रही हैं, इनके एयरक्राफ्ट जा रहा है, इनका मिसाइल जा रहा है, बल्कि हम तो ये दे रहे हैं कि जो मर्सिनरीज हैं वो मर रहे हैं, और वो ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया है कि एक सील तक मरा है यूएस का। तो क्या फिजिकली वो नहीं है ग्राउंड पे? क्या सिर्फ ऑफिशियली होने का इंतजार किया जा रहा है? रवि, यदि हम ऑन ग्राउंड देखें तो निश्चित तौर पर ये युद्ध में बार बार कहती है कि यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं चल रहा है, बल्कि नाटो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में चल रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम रसद, तमाम प्रकार की सुविधाएं, तमाम प्रकार की आर्थिक सहायता, इक्विपमेंट जो हैं नाटो देशों से बार बार यूक्रेन को पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन हम कुछ नियम कानूनों की बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिनका पालन किया जाता है। तो चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, तो अभी तक कोई भी नाटो सदस्य देश यूक्रेन
यूक्रेन की धरती पर अपने ट्रूप्स लेके नहीं पहुंचा अंशु जी, आप एक बात समझाइए ना, पुतिन चेतावनी दे रहे हैं, डरा भी रहे हैं, धमका भी दे रहे हैं, लेकिन असर तो हो नहीं रहा है पश्चिमी देशों पर। क्या सिर्फ पुतिन इसी बात को सीरियसली लेंगे कि सैनिक सीधे आकर के नाटो के लड़े रूस के खिलाफ? ये सारी मदद काफी नहीं है क्या एक्शन लेने के लिए? एक बड़ा असर यूरोपीय देशों पर हो रहा है, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि नाटो में अब दो फाड़ हो रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जर्मनी अब अपने इक्विपमेंट या अपनी सहायता धीरे धीरे यूक्रेन को देने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि ये जो यूरोपीय देश हैं ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस युद्ध की वजह से उनके यहाँ पर बड़ी आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई हैं। शुक्ला सर, जल्दी से आपका रिएक्शन। अगर दो फाड़ है नाटो के बीच तो लेपर्ड टैंक कैसे मिल रहा है, F-16 कैसे मिल रहा है? लगातार हथियार तो मिल ही रहे हैं, आधुनिक हथियार। नहीं बिल्कुल, लेकिन इनकी अगर आप क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी पे नजर डालें तो बहुत ही कम होगा। जैसे सिर्फ 14 लेपर्ड 2 की बात की गई है, 14 ही टैंक दिए जा रहे हैं। आज अनाउंसमेंट हुई है कि कनाडा भी अपने 4 लेपर्ड टैंक्स बेच रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है ये सिर्फ इस बात का नोशन है कि सिर्फ हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से युद्ध को इन्फ्लुएंस करने लायक ताकत नहीं भेजी जा रही है। ठीक है सर। बड़ी खबर एक और आप बात करते हैं, एक और बड़ी खबर की। यूक्रेन को फाइटर जेट देने से जर्मनी ने इनकार कर दिया है। जर्मन रक्षा मंत्री ने कहा है कि जेट सप्लाई का कोई इरादा नहीं है, यूक्रेन को जेट देने का सवाल ही नहीं उठता। जर्मन रक्षा मंत्री की तरफ से लेपर्ड टैंक देने के फैसले के बाद ये सवाल उठे हैं। लेपर्ड टैंक के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जर्मनी ने पहले मदद की है, लेकिन अब अगर फाइटर जेट देने का सवाल ही नहीं उठता, अगर जर्मनी ये कह रहा है तो फिर कोई पेचीदगी सामने आई है। इसके बाद ये जो दिमागी तौर पर तनातनी होती है, उसके बाद ये फैसला अगर सामने आया है, रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है, जर्मनी के रक्षा मंत्री की तरफ से जेट सप्लाई का कोई इरादा ही नहीं है। तो अगर इरादा नहीं है तो जर्मनी जो साथ खड़ा है वो किस तरह से साथ खड़ा। और आइए अब देखते हैं जर्मनी ने फाइटर जेट्स को लेकर आखिर कहा क्या है और उसके बाद क्या कुछ सवाल अब उठ रहे हैं। बिग वॉल के जरिए बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। बैटल टैंक और फाइटर जेट देना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मुद्दा है। फाइटर जेट का सिस्टम मेन बैटल टैंक के मुकाबले जटिल होता है, ये भी कहा गया जर्मन रक्षा मंत्री के बयान में। दोनों के फायर पावर में भी काफ़ी फर्क होता है। इसके अलावा पहले मेन बैटल टैंक देने से मना करने वाला जर्मनी क्या जेट पर पलटी नहीं मार सकता? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं जर्मनी के इस कदम के बाद। यूक्रेन ने दूसरा बड़ा सवाल, यूक्रेन ने क्यों कहा कि पश्चिम से एटम बम के अलावा कुछ भी हासिल कर सकते हैं? इसके बाद तीसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा है जर्मनी के रुख के बाद कि क्या देर सबेर यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर भी मजबूर होंगे पश्चिमी देश, क्योंकि अभी फाइटर जेट देने पर एक बहुत आम सहमति नहीं बनी है वेस्ट देशों में, और इसीलिए ही सवाल उठ रहे हैं जर्मनी के कदम पर। मैं ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे जो वायुसेना होती है, वायुसेना की जो ताकत होती है फाइटर जेट्स। क्या अगर इस तरह के फाइटर जेट्स नहीं मिलते हैं यूक्रेन को तो क्या देर सवेर पश्चिम देश मानेंगे? जिस और इस युद्ध की तरफ आगे रास्ता बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है, असल सिचुएशन क्या है? देखिए, टैंक का प्रयोग पहले से यूक्रेनी सेनाएं करती रही हैं, तो उनको कुछ नो हाउ पता है। और जो जहां तक एयरफोर्स की बात है तो रशियन वर्जन फाइटर्स वो लोग देखते रहे, जबकि जो नाटो कंट्रीज अमेरिकन फाइटर्स हैं उनकी संरचना, उनका डिज़ाइन, उनका ऑपरेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इवन जो नेविगेशनल एड्स हैं जो कि लैंडिंग में टेक ऑफ में हेल्प करते हैं वो भी जो हैं अलग है। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम जो लिंक 16 है, एयर टू एयर रिफुलिंग सिस्टम्स हैं, ये डिफरेंट है। तो अभी जो है खबरें आई हैं कि अभी सभी एयरफील्ड पर यूक्रेन अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा है ताकि F-16 ऑपरेट कर सके। दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या जो मुझे दिखती है कि वहाँ के जो सैनिक है उनकी ट्रेनिंग, उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग, क्योंकि नॉर्मल एक जहाज से दूसरे जहाज में कन्वर्जन में 6 महीने कम से कम लगते हैं, और उसके बाद जो पायलट आता है उसको औसत ज्ञान होता है। तो ऐसी दशा में क्या आप एक परंपरागत फौज जो रशिया की बहुत एक्सपीरियंस फौज है और F-35 जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो Su-31, 35 जैसे जहाज है, क्या उनका सामना कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। ठीक है, और देखिए ब्रिटेन से जारी वो वीडियो आ गया है जो खबर अभी आपको हमने बताई थी, उस तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे। पश्चिमी टैंकों का वीडियो जारी कर ब्रिटेन की चेतावनी, ब्रिटेन ने रूस को दी टैंकों के जरिए चेतावनी। वीडियो में ब्रिटिश चैलेंजर 2 और जर्मन लेपर्ड टैंक, फ्रेंच लेकरकॉक और अमेरिकन अब्राम्स टैंक भी नजर आ रहे हैं।
कंट्री अगर हम बोलते हैं कि और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, रूसी टैंक के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बाखमुत के पास रूसी आर्टिलरी का जबरदस्त अटैक जारी है। रूस की गोलाबारी ने यूक्रेन की फौज को खदेड़ा है। रूसी तोपों के सामने पस्त हो गए यूक्रेन के सैनिक। गोलाबारी से यूक्रेन को भारी सैन्य नुकसान हुआ है। राजू सर, आप कुछ कह रहे थे कि ट्रेनिंग जो है वो यूक्रेनी सैनिकों को मिली हुई है। और एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बताती हूँ, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। क्रेमिना में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेनी होवित्जर को बर्बाद कर दिया है। ड्रोन अटैक में यूक्रेनी होवित्जर तबाह हो चुका है। ये देखिए, मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप कई महीनों तक वहां पर रहे हैं और इस तरह की जो लगातार गोलाबारी है उस वक्त भी जारी थी। ये भीषण गोलाबारी अब भी हम देख रहे हैं, जो हेवी आर्टिलरीज का अटैक किया जा रहा है। अभी आपको क्या लग रही है, क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है इस वॉर जोन के तहत, कि जो आसमानी लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आसमानी लड़ाई भी और जमीन की लड़ाई भी। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हम लोग डोनबास के उन तमाम वॉर जोन के इलाके में थे, तब भी मैंने देखा था जब ऊपर से बमबारी भी हो रही थी या फिर लगातार दोनों फौजें लड़ रही थी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सोलेडार और बाखमुत के बाद अगर आप देखें तो रूस की तरफ से आक्रमण बहुत अधिक बढ़ गया है, ना सिर्फ डोनबास के इलाके में बल्कि जेपोरेजिया में भी या खेरसॉन में भी। अभी 2 दिन पहले की घटना मैं आपको बताऊं कि खेरसॉन में यूक्रेन के 5 नाव पर सवार सैनिक निकले। वो निप्रो नदी पार करके और फिर वो चाहते थे कि इस हिस्से में आ जाए जहां रशियन सैनिक मौजूद थे, लेकिन रशियन सैनिकों ने उन्हें उन नावों को ही 3 नाव को वहीं डुबो दिया निप्रो नदी में। वहीं 2 नाव के जो सैनिक भाग रहे थे उसे कहीं और जाकर उन्हें मार गिराया। तो अब रूसी सैनिक जो हैं वो काफी नहीं, लेकिन मनीष, मेरा आपसे एक सवाल मैं चाहूंगी जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। आप तो लंबे समय तक वहां रहकर आए हैं। सवाल मेरा यही है कि नाटो देशों से रूस की जो जंग हो रही है इनडायरेक्टली, वो बहुत बड़ी, जिसमें रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पुतिन की आखिर डेडलाइन वो कौन सी होगी जब नाटो के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की हम उम्मीद रखें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसको लेकर रूस में बल्कि क्रेमलिन को लेकर बहुत आलोचना भी हो रही है। वो लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई पुतिन बताएं कि उनकी रेड लाइन कहाँ है, या बार बार वो रेड लाइन शिफ्ट क्यों होती जा रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक बार जब F-16 नाटो देशों की टेरिटरी से उड़ान भरेगा तो वैसी स्थिति में फिर वो रेड लाइन साफ तौर पर आपको दिखाई देगी। बिल्कुल। अब और लेकिन ऐसा लग रहा है कि बोथ साइड्स टेस्टिंग, दोनों का पेशेंस वो टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे का, और जितना ज्यादा वो टेस्ट करते जा रहे हैं ये वॉर स्ट्रेच करता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और देखिए, WHO को एटमी वॉर होने की आशंका खबर आ रही है। स्वास्थ्य संगठन ने जरूरी एहतियात की हिदायत दी है। रेडिएशन से निपटने वाली दवाओं की लिस्ट जारी की। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इस तरह की खबरें युद्ध के शुरुआत से ही लगातार हम बताते रहे हैं कि न्यूक्लियर लीक हो सकता है या इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो उसके लिए क्या तैयारी होगी। आयोडीन की गोलियां तक लाने, खरीदने और बांटने की बात हुई थी। लोगों को न्यूक्लियर अटैक में ट्रेन करने की बात की गई कि कैसे आप सेफ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये खबरें आती रही हैं, और एक बार फिर से वैसी खबर आ रही कि रेडिएशन से निपटने के लिए क्या तैयारी। WHO को एटमी वॉर होने की आशंका है। आइए समझते हैं कि पूरा माजरा दरअसल है क्या, ये पूरा मामला क्या है और क्या सवाल अब इससे उठ रहे हैं। तो WHO का सिग्नल, एटमी हमले का डर, WHO की दवाओं की लिस्ट से दुनिया भर में यह सस्पेंस फिर से क्रिएट हुआ है कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है। लिस्ट में रेडिएशन से निपटने वाली दवाओं के नाम है, यानी कि वो दवाएं जिसको लेने के बाद रेडिएशन का प्रभाव कम होगा। स्वास्थ्य संगठन ने इन्हें जमा करने की सलाह दी है, इनको स्टॉक करने के सजेशंस आए हैं। बड़ा सवाल, क्या WHO एटमी हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है? उसे यह लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्या WHO को किसी खेमे से, यानी दोनों तरफ में से किसी से भी एटमी अटैक के संकेत मिले हैं और उसकी क्या यह प्राथमिक तैयारी चल रही है? EU की चेतावनी के ठीक बाद क्यों आई WHO की यह लिस्ट? यह भी सवाल है। क्या EU के
किसी देश पर रूस एटमी अटैक कर सकता है? रूस पर क्या इस बात का शक है? ये सारी तैयारी दिखाई दे रही है और इसी वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अंशु मैम, ये सवाल न जाने कितनी बार, और ये तैयारी, ये दवाओं की लिस्ट या आयोडीन की गोलियां न जाने कितनी बार 11 से 12 महीनों में हमने सुना है। ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भेड़िया आया वाली बात हो जाएगी और जब भेड़िया आएगी तब सब कहेंगे कि ये क्या हो गया? ये इसी कहावत का इस्तेमाल मैं भी करने वाली थी रवि। पिछले लगभग 1 साल से हम इस एटमी युद्ध की बार बार चेतावनियों को देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रही हैं। IAEA से भी बार बार इस बात की चेतावनी हमने देखी कि ज़ैपोरिज़िया में किसी प्रकार का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से बड़ी तबाही हो सकती है। तो हो सकता है कि WHO की तरफ से जो इस प्रकार की एहतियात बरतने की चेतावनियां या आशंकाएं जो जताई जा रही है वो ज़ैपोरिज़िया को ध्यान में रखते हुए जताई जा रही हों। यहाँ पर एक मुख्य बिंदु कहना चाहूँगी कि जब हम यूनाइटेड नेशंस और उससे जुड़ी एजेंसियों को देखते हैं तो कई एक्सपर्ट्स इस बात को कहते आए हैं कि ये तमाम एजेंसियां जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा संचालित होती हैं या कहीं ना कहीं US से प्रभावित रहती हैं। IAEA ने जो कहा है कि ज़ैपोरिज़िया में हथियार नहीं रखे गए यूक्रेन की ओर से, ये खबर प्रभावित है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिव है। हो सकती है। IAEA का काम है एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं उन पर ध्यान रखना अंजलि, इसीलिए बार बार इस प्रकार की आशंका है क्योंकि वहां पर रशिया के द्वारा शेलिंग बॉम्बिंग्स जारी थी, इसलिए इस प्रकार की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना जरूरी था और इस चेतावनी को भी हमें लेना तो गंभीरता से ही चाहिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास एक और अहम जानकारी है। पेरिस ओलंपिक में रूस की एंट्री पर IOC पर बरसे हैं ज़ेलेंस्की। रूसी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जगह देने से नाराज है। ऐसी जंग के वक्त न्यूट्रल होने का कोई मतलब नहीं है, ज़ेलेंस्की का यह बयान। रूस बेलारूस को लेकर IOC का रवैया सही नहीं है। तो ये IOC के खिलाफ नाराजगी है ज़ेलेंस्की की, जिसमें वो कई सारे सवाल भी पूछते हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति इतने नाराज नजर आ रहे हैं। क्या बयान उन्होंने दिया है, आप में से बाहर क्यों हो गए ज़ेलेंस्की। देखिए, 2024 ओलंपिक में रूस और बेलारूस की एंट्री रोकने की मांग उठ रही थी और उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने दोनों को हरी झंडी दिखा दी, कहा कि आप खेल सकते हैं। IOC ने कहा है कि किसी भी एथलीट को उसके पासपोर्ट के आधार पर हम नहीं रोकेंगे। रूसी बेलारूसी एथलीट्स को तटस्थ एथलीट के रूप में एंट्री मिलेगी और ये एथलीट अपने देश या फिर देश के किसी भी संगठन के प्रतिनिधि नहीं होंगे। इवेंट में ना कहीं रूस बेलारूस का फ्लैग होगा, झंडा होगा और ना ही उनके राष्ट्रगान होंगे। अब देखिए, खास बात क्या ये आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इमैनुअल मैक्रो को फोन कर रूसी एथलीट्स को पेरिस ओलंपिक से अलग रखने के लिए आग्रह किया था और उसके बाद एक और बात सामने आई थी कि रूस के खिलाफ, बेलारूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की इतने नाराज थे कि वहां के एथलीट्स खेल भी ना पाए IOC के साथ, ये तक डिमांड की गई थी। कर्नल शुक्ला, ज़ेलेंस्की तो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं कि हर तरफ से, हर जगह से रूस को, बेलारूस को हटाना चाहते हैं और ऐसी मांग भी सामने रख रहे हैं। क्या आने वाले समय में जो इतनी पाबंदियां रूस पर लगाई गई हैं, अब उसका असर दूसरे जगह पर भी देखने को मिलेगा, मसलन खिलाड़ियों के ऊपर, वहां के कलाकारों के ऊपर, ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल, अगर वर्ल्ड एरिना में देखें तो वेस्टर्न नेशंस का दबदबा बहुत भारी है और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले भी हुआ है हिस्ट्री में, अगर आप देखें कई बार ओलंपिक खेलों का कभी रशियन ब्लॉक ने, कभी वेस्टर्न ब्लॉक ने बहिष्कार किया है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और इसी चीज़ को देखते नज़र रखते हुए IOC ने नई गुंजाइश रखी है जिसमें एथलीटों को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी जा सके, भले ही वो अपने देश को रिप्रेजेंट करें या ना करें, बट डेफिनेटली वो खेल की भावना का आदर करते हुए खेल को मैक्सिमम अप्रोचेबल रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप पुतिन से नफरत तो कर सकते हैं लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते और शायद वही मजबूरी यहां दिखाई दे रही है। देखिए, इस बीच खबर आ रही है कि पूर्वी यूक्रेन से आया रॉकेट फायर का वीडियो, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। लो एंगल रॉकेट फायर से काफी नुकसान की खबर है। एक और अहम खबर है, रूसी गोलाबारी में कम से कम 10 नागरिकों की मौत की जानकारी है। रूस के हमले में 20 नागरिक घायल भी हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति के दफ्तर से ये जानकारी दी गई है।
और ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेनी इन्फेंट्री का रूसी ठिकाने पर हमला, रशियन सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। देखिए, एक और अहम जानकारी मिल रही है। डोनेस्क में रूस का जबरदस्त हमला हुआ। यूक्रेनी कब्जे वाले अर्बन सेंटर पर बमबारी की गई। रूसी बमबारी के बाद उठता दिखा धुएं का गुबार। टॉसवान थर्मोबैरिक अटैक में भारी नुकसान की खबर है। राजन सर, एक क्विक कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। एक क्विक कमेंट मैं राजन सर से चाहूंगी। राजन सर, आप जो कह रहे थे कि जो ट्रेनिंग मिलती है, अब तो युद्ध को 1 साल होने वाला है, तो इस बीच तो पूरी तरह से यूक्रेनी फाइटर्स ट्रेंड हो चुके होंगे। देखिए, अगर एक अनाउंसमेंट होती है कि हम आपको F-16 देंगे या F-16 की मदद करेंगे, तो वो एक 360 डिग्रीज डिसीजन होता है और उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि यूक्रेन पायलट्स को ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेनिंग मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो चुका है जब उनको। आप मान रहे हैं कि कुछ तो पायलट ट्रेंड हुए होंगे इस बीच, इस दरमियान। और देखिए, एक और टेंशन ग्राउंड से खबर आ रही है कि चीन और अमेरिका के बीच हो सकती है जंग। अमेरिकी एयरफोर्स जनरल का सनसनीखेज खुलासा, सनसनीखेज बयान है ये। 4 स्टार अमेरिकी जनरल ने तैयारियों में जुटने को कहा। अमेरिकी जनरल ने अपने कमांडर्स को ये संदेश भेजे हैं चीन को लेकर। ये एक बड़ी जानकारी, बड़ा बयान, बड़ी खबर इस वक्त की। तो चीन और अमेरिका के बीच जो टेंशन है वो एक नए लेवल पर जा सकती है। कम से कम इस जनरल के बयान से यही नजर आ रहा है। और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि तैयारियां पूरी रखें, क्योंकि आने वाले समय में यह टकराव और आगे बढ़ सकता है। क्या है उनका बयान, उस बयान के और क्या मायने हैं, क्या मतलब है? अचानक से फिर से चीन की तरफ अमेरिका का ये नजरिया क्यों, ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि जनरल ने क्या कहा है। अमेरिका के 4 स्टार जनरल का ये बयान है। 2025 साल वो बता रहे हैं, 2025 में अमेरिका चीन में युद्ध शुरू हो सकता है। एक बड़े वॉर का प्रेडिक्शन वो कर रहे हैं। कमांडर्स को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अपने कमांडर्स को वो कह रहे हैं कि इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी बात गलत साबित हो। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये युद्ध हो, लेकिन तैयारी जरूर। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि चीन से जंग होगी, चीन से युद्ध अमेरिका का होगा। एयरफोर्स जनरल माइक मिनिहन ने यह बयान दिया है। और जनरल माइक एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख हैं, जिन्होंने यह बयान दिया है। और इसी कमांड पर सैनिक ट्रांसपोर्ट और रिफ्यूलिंग का जिम्मा है, इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट आदमी है। और उनके रैंक के हिसाब से यह बयान भी कोई साधारण बयान नहीं है, कोई छोटा बयान नहीं। और आइए देखते हैं कि एयरफोर्स जनरल माइक मिनिहन ने अपने बयान के समर्थन में क्या लॉजिक दिया है, तर्क क्या दिए गए हैं, क्यों 2025 में यूएस और चीन के बीच वॉर हो सकता है। समझते हैं इसे। 2024 में अमेरिका और ताइवान में चुनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त होंगे और इसी दौरान जिनपिंग मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। मौका देखकर ताइवान पर चीन अटैक कर सकता है। ना चाहते हुए भी अमेरिका को जंग में कूदना होगा और ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका सैन्य तैयारी अपनी पक्की रखे।